नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की विज्ञान, जिसमें हमने चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक शुरू किए थे। और यह चैप्टर मैंने कुछ पढ़ा दिया था आपको, अब आज उसके आगे पढ़ेंगे। इसमें हमने जान लिया था कि कार्बन और उसके यौगिकों के बनने के बारे में, कि आखिर किस प्रकार से बने रहते हैं। और कार्बन हमारी पृथ्वी पर, हम यहाँ तक कि हमारे शरीर में, पेड़ पौधों पर प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। तो इसी में हमने कल भी पिछली कक्षा में पढ़ लिया था कि सहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के माध्यम से जो यौगिक बनते हैं वह सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। और आयनिक यौगिक हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो यौगिक बनते हैं वह आयनिक होते हैं, जिनमें धनायन व ऋणायन वाले यौगिक आ जाते हैं। अब आगे उसी में पढ़ते हैं कि आयनिक यौगिक व सहसंयोजी यौगिक में अंतर क्या है। तो देखते हैं, आयनिक यौगिक मतलब जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनेंगे, जो इलेक्ट्रॉनों के आदान, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आदान प्रदान से बनते हैं, तो वह हमारे पास में आयनिक यौगिक। जबकि सहसंयोजी में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी मतलब दोनों तत्व दोनों इलेक्ट्रॉनों को काम में ले पा रहे हैं। तो देखते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक मतलब जब भी कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलती है, ठोस सॉलिड से लिक्विड अवस्था में बदलती है, तो उसे हम गलनांक कह देंगे। मतलब गलना, ठोस द्रव से बदलेगा तो ठोस से द्रव अवस्था में बदलेगा तो इसे गलनांक। जबकि क्वथनांक में क्या होता है, द्रव अवस्था से गैसियस अवस्था में, जैसे पानी को उबालते हैं तो वह द्रव होता है, लेकिन उबालते हैं, गर्म करते हैं तो वह गैस में बदलने लग जाता है। तो गलनांक मतलब ठोस से द्रव और क्वथनांक मतलब द्रव से गैस। तो इनका आयनिक यौगिक का उच्च होता है, मतलब अधिक ताप पर यह होते हैं। प्रबल अंतर आणविक बल ज्यादा होता है। मतलब अंतर आणविक बल, इनमें दो अणुओं के बीच का बल बहुत अधिक होता है। और यह विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब इनमें विद्युत आसानी से पास हो सकती है। और देखते हैं हम सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक में गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। बहुत आसानी से द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, वह गैस अवस्था में बदल जाते हैं। इनके लिए हमें निम्न ताप की आवश्यकता होती है। बहुत ही दुर्बल होते हैं, कमजोर, अंतर आणविक बल इनका कमजोर होता है। वह यह विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है और यह विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक मतलब इनमें विद्युत धारा का प्रवाहन नहीं हो पाता है। तो ये था हमारे पास में आयनिक यौगिक व सहसंयोजी यौगिक में अंतर। और आगे अब आता है अपने पास में अगला टॉपिक, अपर रूप। अपर रूप, इसमें हम कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे आखिर हीरा कैसे बना हुआ होता है। हीरे के बारे में आपने सुन भी रखा होगा, सबसे कठोर रहता है, चमकदार रहता है। ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिलें होती हैं, जो लिखने में काम आती है, उनके अंदर जो काली काली रोड उपस्थित रहती है, छड़ उपस्थित रहती है, वह ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। सेल के अंदर ग्रेफाइट की रोड पाई जाती है, वो काली काली, तो वह कार्बन का ही अपर रूप है, जिसमें हम देखते हैं अपर रूप। किसी तत्व के विभिन्न रूप जिनमें भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं। किसी तत्व के विभिन्न रूप मतलब अलग अलग रूप जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं, तथा रासायनिक गुण, जो भी रासायनिक गुण होंगे उनमें एक समानता होती है। रासायनिक गुण एक समान होते, उसे अपर रूप कहा जाता है। क्या जाना हमने कि भौतिक गुण तो अलग अलग हो जाएंगे, वह रासायनिक गुण एक समान हो जाएंगे। इस गुण को दर्शाने वाले तत्व को अपर रूपता कहते हैं। जो इन गुणों को दर्शाता है उसे हम बोल देते हैं अपर रूपता।
यह हमारे पास में दो प्रकार का होता है। एक तो होती है क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरा अक्रिस्टलीय अपर रूप। जिसमें जानते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप किसे कहते हैं? वे अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में रहते हैं। मतलब ऐसे अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु होंगे ना, वो एक निश्चित अवस्था में रहेंगे, निश्चित अवस्था से जुड़े हुए रहेंगे, रहते हुए एक निश्चित संरचना व इनकी संरचना भी निश्चित होगी एवं निश्चित कोण पर स्थित होते हैं। तो तीन बातें जानी हमने। एक तो वे अपर रूप जिनमें कार्बन परमाणु एक निश्चित अवस्था में रहते हैं और निश्चित संरचना होती है, वह इनका निश्चित कोण होता है कि भाई हमेशा एक ही समान कोण रहेगा इनमें, उसे हम क्रिस्टलीय अपर रूप बोल देते हैं। जिसके उदाहरण आ गया हमारे पास में हीरा। हीरा भी एक प्रकार का क्रिस्टलीय अपर रूप का उदाहरण है। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपर रूप है जो पेंसिल के अंदर पाया जाता है या सेल के अंदर। वह फुलरिन भी कार्बन का अपर रूप है। यह बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। हीरा और ग्रेफाइट तो प्राकृतिक है, लेकिन यह आर्टिफिशियल है। यह बहुत से इलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर बनाने में काम आता है। तो ये था हमारे पास में क्रिस्टलीय अपर रूप। वैसे ही जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास में अक्रिस्टलीय अपर रूप आ जाएंगे। मतलब जिनकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, जिनमें एक तो निश्चित व्यवस्था नहीं होगी, इनकी अनिश्चित व्यवस्था और अनिश्चित संरचना, और आ गया अनिश्चित संरचना और अनिश्चित कोण। तो ऐसे अपर रूप को हम बोल देंगे अक्रिस्टलीय अपर रूप। इसके उदाहरण भी आ जाएंगे हमारे पास में। कोल आ जाएगा, कोल कोयले को ही कोल बोलते हैं। कोक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल व गैस कार्बन, यह हमारे पास में अक्रिस्टलीय अपर रूप के उदाहरण है। काजल के बारे में हम जानते भी हैं, आंखों में लगाने में काम आता है। तो ये था हमारे पास अपर रूप। अब इन हीरा ग्रेफाइट को एक एक पढ़ते हैं। अब देखते हैं अपर रूप जिसमें हम हीरे के बारे में देखते हैं। हीरे को डायमंड भी बोलते हैं, आपने देख भी रखा होगा फोटो में या ऐसे भी देख रखा होगा। हीरा हमारे पास में सबसे कठोर तत्व है। मतलब जितने भी तत्व पृथ्वी पर मौजूद है उनमें सबसे ज्यादा कठोर तत्व कौन है? हीरा है। यह चमकदार होता है, वह विद्युत का कुचालक होता है। इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है, तो कुचालक है। और इसकी संरचना जब हम देखेंगे तो चतुष्फलकीय इसकी संरचना होती है। यह पारदर्शक होता है, इसके मतलब आर पार देखा जा सकता है। वह यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। मतलब सबसे कार्बन का शुद्ध रूप पूछा जाए तो उसमें हमारे पास में हीरा आ जाता है और कार्बन का एक बिल्कुल शुद्ध रूप है। और कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है जिसको चतुष्फलकीय संरचना बोलते हैं। अब देखते हैं हीरे का आखिर उपयोग कहाँ पर होता है। इसमें हम देखते हैं इसका उपयोग, एक तो जानते भी हैं आभूषण में हीरा लगा रहता है, आभूषण बनाने में इसका उपयोग होता है। वह कांच को काटने में, मतलब अब यहाँ कांच कितना कठोर रहता है, उस कांच को भी यह बहुत आसानी से काट सकता है। तो कांच को काटने के लिए भी हीरे का उपयोग किया जाता है। तो ये था हीरा। अब ग्रेफाइट, यह भी कार्बन का ही अपर रूप है। तो इसके बारे में, यह मुलायम होता है, वह भंगुर प्रकृति का होता है। मुलायम होता है, वह बहुत आसानी से बिखर जाता है। थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे बिखर जाएगा। परतदार संरचना होती है, इसकी संरचना कैसी होती है? परतदार, वह षटकोणीय संरचना होती है। और यह ग्रेफाइट विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, सबसे अच्छा सुचालक होता है। इसीलिए हमारे बैटरी सेल आते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी में डालते हैं सेल, उन सेल में क्या होता है, वो काली सी छड़ पाई जाती है, वह ग्रेफाइट की छड़ होती है। तो इसको बोल सकते हैं विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है।
वह इसकी संरचना में प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से एक ही तल में जुड़ा रहता है। एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से एक ही तल में जुड़ा हुआ रहता है। अब इसका उपयोग शीशा निर्माण में, वह पेंसिल के बीच की जो छड़ आती है वह भी ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। शीशा व पेंसिल बनाने में और इलेक्ट्रोड बनाने में, जो सेल के अंदर वो छड़ आती है उसको, वह ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड होती है, जो इलेक्ट्रोड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारे पास में हीरा और ग्रेफाइट। अब देखते हैं फुलरिन। फुलरिन अमेरिकी वैज्ञानिक बकमिंस्टन फुलरिन ने बनाया है। यह आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से निर्माण हुआ है फुलरिन का। और किसने? अमेरिका के वैज्ञानिक हुए जिन्हें बकमिंस्टर फुलरिन ने बनाया है। और सबसे पहले C60 कार्बन 60 कार्बन के साथ में इसे बनाया गया था सबसे पहले। अब तो इसके बहुत रूप होते हैं, C70, C80, यह कार्बन फुलरिन के ही प्रकार है। तो सबसे पहले 60 कार्बन वाला बनाया गया था। इसकी संरचना बॉल जैसी होती है, बॉल रहती है ना गोल गोल, और बॉल में भी हम देखेंगे कि बिल्कुल फुटबॉल की समान इसकी संरचना होती है, इसीलिए इसे बक्की बॉल भी बोलते हैं। और इसका उपयोग विद्युत तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, वह अर्धचालक बनाने में। तो ये था हमारे पास में फुलरिन। तो आगे और देखते हैं। अब आता है अपना टॉपिक, कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति। मतलब कार्बन किस प्रकार से अपने बहुत बड़े बड़े यौगिक बना लेता है, वह हम इसमें जानेंगे। और जब भी तो हम जानते हैं पृथ्वी पर बहुत जितने भी ज्यादातर पदार्थ होते हैं उनमें कार्बन की कहीं ना कहीं उपस्थिति होती ही है। तो कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति होती है। इसके पीछे हमने जाना कि इसकी चतुर्थ संयोजकता होती है, मतलब 4 संयोजकता होती है, जिसकी वजह से यह किसी के भी साथ बंध बना लेता है। तो जानते सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। मतलब यह किसी के भी साथ में अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा और उनके साथ में बंध बना लेगा। कौन सा बंध? और उस बंध को हम नाम देंगे सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता है। और इसके हम 2 कारण होते हैं। पहला कारण है चतुर्थ संयोजकता। मतलब कितनी संयोजकता होती है कार्बन की? 4 संयोजकता होने के कारण कार्बन चतुर्थ संयोजन प्रकृति का तत्व है। चतुर्थ संयोजन 4 संयोजन प्रकृति का तत्व है, इसीलिए यह अन्य कार्बन परमाणुओं या तो कार्बन के साथ में संयोजक बंध बना लेगा या किन्हीं एकल संयोजी तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने में सक्षम है। या किसी कोई हो गया अन्य परमाणु, हाइड्रोजन के साथ में बना ली, ऑक्सीजन के साथ में बना लेता है। तो इस प्रकार से यह बंध बना लेता है, जिसके कारण कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कार्बन यौगिकों की बहुत अधिक मात्रा में संख्या होती है। और यह हमारे पास में किसका सूत्र है? CH4। CH4 की संरचना दे रखी है, इसको बोलते हैं मीथेन। मीथेन गैस होती है, ज्वलनशील गैस होती है, सिलेंडर होते हैं उनमें, कुछ में यह भरी हुई रहती है। तो देखते हैं आखिर इसका निर्माण किस प्रकार हुआ। जैसे ये हो गया हमारे पास में कार्बन, इसके पहले कोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए के कोष में, तो उससे तो हमें काम है ही नहीं। अंतिम कोष में कितने आए? के एल कोष है यह, इसमें हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करेगा यह? अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। तो यह हो गया हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो इसके भी पहले कोष में के कोष में 2 हो जाएंगे और इसके एल कोष में। वैसे ही यह 4 हाइड्रोजन के साथ में
अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। दूसरा हाइड्रोजन आ गया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। फिर वैसे ही तीसरा हाइड्रोजन आ गया, इसने दे दिया। फिर चौथा हाइड्रोजन आ गया, वैसे इसने दे दिया। तो हम देखते हैं इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और हाइड्रोजन के पास, सभी हाइड्रोजन के पास में 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से मीथेन यौगिक का निर्माण होता है, मीथेन गैस का निर्माण होता है। तो यह चतुसंयोजक होता है। इससे हम जान गए कि बहुत आसानी से आबंध बना लेता है। वो कौन से? सहसंयोजी बंध। अब देखते हैं श्रृंखलन की प्रकृति। श्रृंखलन की प्रकृति भी पाई जाती है कार्बन है, तभी तो यह एक के साथ एक बहुत बड़ी श्रृंखला बना लेते हैं। जिस तो कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। मतलब कार्बन क्या करता है? अन्य कार्बन के साथ में ही बंध बनाता है और इसके साथ में बहुत ज्यादा क्षमता होती है। अर्थात कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, जिसमें लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेगा। यह कार्बन कार्बन के साथ में बनाकर बहुत लंबी श्रृंखला बन जाएगी। या तो और शाखित, मतलब शाखाओं वाली संरचना भी बना लेता है, इसमें से अन्य शाखाएं कार्बन की, और वल्य संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। या तो कुछ इस प्रकार से बना लेगा, शाखा के रूप में बनाने की क्षमता होती है, चेन के रूप में बनाने की क्षमता होती है, और यह गोलाकार भी बना ले, वल्य रिंग के रूप में भी संरचना बना लेता है। मतलब ये बीच, यहाँ पर यह कार्बन आ गया कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार की वल्य वाली संरचना की वल्य यौगिक संरचना भी बना लेता है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं और इस गुण को हम श्रृंखलन बोलते हैं। मतलब श्रृंखला का निर्माण करने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसमें या तो लंबी श्रृंखला बना लेगा या शाखाओं वाली या वल्य गोलाकार, वल्य का मतलब गोलाकार संरचना बना लेगा। श्रृंखलन के कारण कार्बन यौगिकों की संख्या बहुत विशाल है और इस प्रकृति के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, एकल मतलब कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, एक किसने दिया एक किसने दिया, तो इसको बोल देंगे हम एकल बंध। क्या बोल देंगे इसको? एकल बंध। वैसे द्वि का मतलब, जैसे ये हमारे पास में 2 कार्बन हैं तो इनके साथ में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं, तो इसमें 2-2 बंध बन गए, तो इसमें मतलब द्विबंध हो गया, द्विबंध। तो इसको बोल देते हैं द्विबंध, डबल बॉन्ड। और दूसरा त्रिका बंध, इसमें क्या हो गया? कार्बन कार्बन और अन्य कार्बन के साथ में 3-3 स्वयं के तो 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। और बंध कैसा बना हमारे पास में? बंध बना ट्रिपल बॉन्ड, त्रिक बंध बना, जिसको बोल देते हैं त्रिक बंध, त्रिक बंध। तो ये था हमारे पास में त्रिक बंध द्वारा जुड़ सकते हैं, और या तो एकल के साथ में, द्वि के साथ में, या त्रिक के 3 बंध के साथ में, या दूसरे अन्य कार्बन के साथ में जुड़ जाएंगे। और जब हम इनका वर्गीकरण करेंगे तो हम बोल देंगे एकल बंध वालों को तो संतृप्त कार्बन, संतृप्त कार्बन, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त कार्बन, और जिनमें द्वि या ट्रिपल बॉन्ड होंगे उनको बोल देंगे असंतृप्त कार्बन, असंतृप्त कार्बन। तो ये थी हमारे पास में कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति, जिसमें एक तो चतुसंयोजकता और दूसरा संकलन की प्रकृति के कारण यह बहुत सारे यौगिक बना लेता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संतृप्त कार्बन यौगिकों के बारे में। मैंने बता तो दिया इनमें केवल एकल आबंध उपस्थित होगा।
तो वह हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब जिनमें कार्बन भी मौजूद हो और हाइड्रोजन भी मौजूद हो, तो इसको हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। वह हाइड्रोकार्बन जिनकी अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है, तो उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। और इनको बोल दो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोल दो, या इनको एल्किन, इनका अन्य नाम एल्किन भी है और इसको पैराफिन भी बोलते हैं, तो यह इनके अन्य नाम हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन परमाणु केवल एकल आबंध से जुड़े रहते हैं, एकल आबंध से जुड़े रहेंगे, तो इन्हें एल्केन कहते हैं। यह एल्केन की परिभाषा आ गई। और हम देखते हैं कि यह कम क्रियाशील होते हैं, अन्य की अपेक्षा द्विबॉन्ड या त्रिबॉन्ड वाले की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं, परंतु इनमें प्रतिस्थापित यौगिक का निर्माण करते हैं। लेकिन यह प्रतिस्थापित करने में माहिर होते हैं, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बताया था, एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर लेता है, तो यह प्रतिस्थापित करने में होते, प्रतिस्थापित जल्दी कर देते हैं। इनका सूत्र की बात करें तो इनका सामान्य सूत्र होता है Cn, मतलब यहाँ पर तो ये C तो कार्बन और यह हमारे पास में कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या यह होगी। जितने हमारे पास में कार्बन होंगे उतने ही मात्रा में, उतनी ही संख्या में हमारे पास में उससे दुगनी संख्या में हाइड्रोजन होने चाहिए, और उसमें भी दो जुड़े हुए। मतलब मान लो यह हमारे पास में एक कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, एक तो कार्बन हो गया, तो दुगना, एक का दुगना दो, और उसमें भी दो जोड़े हुए, तो H कितने हो गए, एक तो दुगना हो गया और उसमें दो जोड़ो, तो कितने हो गए, 4, तो CH4। तो इस प्रकार से दुगने से दो ज़्यादा, तो हमारे पास में हाइड्रोजन आने चाहिए, इनका ये सूत्र होना चाहिए। वैसे ही मैंने उदाहरण लिख रखे हैं, इनमें CH4 को क्या नाम देते हैं हम, इसको बोलते हैं मीथेन गैस। वैसे C2, इसमें दो कार्बन है, तो इसका दुगना 4, और उसमें दो और जोड़ो, तो कितनी संख्या में हाइड्रोजन होने चाहिए, 6, तो 6 है यहाँ पर, तो मेथेन, इसको बोलते हैं एथेन। वैसे ही अब हमारे पास में 3 कार्बन आ गए, तो 3 हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, सूत्र के हिसाब से दुगने से दो ज़्यादा, तो 3 का दुगना किया 6, तो 6 और उसमें दो जोड़ो, तो ये C कितने आए, फिर हाइड्रोजन 8 आ गए, तो C3H8, C3 और हाइड्रोजन 8, तो इसको बोलते हैं प्रोपेन। तो ये हमारे पास में पूरे एल्केन आ गए। एल्केन में केवल एकल बंध उपस्थित होता है, एकल आबंध उपस्थित होता है, से जुड़े रहते, तो ये एल्केन था। और इनका नामकरण में यह हमारे आगे काम आएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सब होने में तो एल्केन है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि इन सब के पीछे एक समानता आ रही है, अनुलग्न, मतलब जो पीछे लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय या अनुलग्न बोल दो, सब में एक समानता देखने को मिल रही है। सब में पीछे N आ रहा है, क्योंकि मेथेन में भी N ही है, एथेन में N और प्रोपेन में N, एक ही जैसा ध्वनि आ रही है, एक प्रत्यय भी एक है, अनुलग्न भी एक है, प्रत्यय या अनुलग्न होता है एक ही है, लेकिन समान दिख रहे हैं। तो यह हमारे आगे हम जब नामकरण सीखेंगे, इनका नामकरण किस प्रकार से करते, तो वहां पर काम आएगा, तो तब तक इसको याद रखना। अब देखते हैं असंतृप्त कार्बन यौगिक। अब आता है हमारे पास में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखते हैं वह हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के बीच या तो द्वि या डबल बॉन्ड, द्विबॉन्ड या त्रिकाबंध होता है, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखते हैं जिन कार्बन परमाणुओं के बीच
द्विआबंध होता है। जिन कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विआबंध, केवल 2 आबंध होते हैं, उन्हें हम एथीन बोलते हैं। एथीन बोलते हैं। एथीन और अन्य नाम एल्कीन। एकल वालों को एकता, जिसको तो हमने बोला एल्केन। अब इसको डबल वालों, द्विआबंध वालों को एथीन बोलते हैं, एथीन या एल्कीन कहते हैं। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आएगा आगे काम। और इनका सामान्य सूत्र हमारे पास में CnH2n, मतलब जितनी कार्बन की संख्या होगी उसमें उतनी ही दुगनी संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित रहने चाहिए। उदाहरण देख लेते हैं, C2H4। यहाँ पर हमारे पास में कार्बन की संख्या 2 है, तो हाइड्रोजन भी उसके दुगने में ही उपस्थित है, और इसको बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं इसको? मीथ एथीन बोलते हैं, एथीन, वैसे ही एथीन बोलते हैं। अभी तो इतना याद रख लो, फिर आगे इसका नामकरण किस प्रकार से होता है यह देखेंगे। और हम इनमें ही देखेंगे एल्कीन या एथीन श्रेणी में कि इनमें पूर्व लग्न क्या जुड़ा हुआ रहता है? इन जुड़ा हुआ रहता है। इन जुड़ा हुआ रहता है, जो आगे हमारे काम भी आएगा, नामकरण करेंगे। अभी तो इतना याद रख लो। सॉरी, पूर्व लग्न नहीं है, यह अनुलग्न, मतलब पीछे जुड़ा हुआ रहने वाला। अनुलग्न इन जुड़ा हुआ रहता है, इसको सही कर लेना। पूर्व का तो आगे होता है, अनु का मतलब पीछे। और अब आगे देखते हैं, जिन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिकाबंध होता है। त्रिकाबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 आबंध होता है, उनको बोलते, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एथाहीन, एथाहीन बोलते हैं, और या एल्काइन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र, जितनी संख्या में कार्बन होंगे उससे दुगने से 2 कम संख्या में हमारे पास में हाइड्रोजन उपस्थित होंगे। मतलब कार्बन की संख्या n आ गई, तो अब उसके दुगने हाइड्रोजन कर लो और उसमें से 2 को घटा दो। तो उदाहरण देख लेते हैं, यह क्या है हमारे पास में? एथाइन, मीथ, इसको बोलते हैं एथाइन। एथाइन, इसके पीछे और हम देखेंगे कि अनुलग्न आयन का उपयोग किया जाता है। मतलब इन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड त्रिकबंध होंगे उनके पीछे आयन जुड़ेगा, इसकी हम आगे नामकरण में देखेंगे। और इसका C2H2 इसका सूत्र हो गया। इनकी संरचना भी बनाए तो कुछ इस प्रकार की बनेगी। जैसे ये 2 तो हो गया हमारे पास में कार्बन, और 2 ही हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं, तो इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और हाइड्रोजन के साथ में तो एकल बंध होएगा ऐसे। तो कुछ इस प्रकार की इनकी संरचना होती है। तो ये था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आता है हमारे पास में संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन, मतलब संरचना किस प्रकार की उनकी संरचना है। अभी तो हमने द्विबंध या एकल बंध के आधार पर पढ़े थे। तो अब संरचना में पहला आता है सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, मतलब बिल्कुल सीधी श्रृंखला, जिनकी बिल्कुल सीधी श्रृंखला होगी। चेन, जैसे चेन रहती है, रेल रहती है, सीधी बिल्कुल सीधी रहती है, वैसे ही इसमें कार्बन सीधी रेखा में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे ये जुड़ भी रखा है, कार्बन कार्बन कार्बन, कहीं कोई शाखा नहीं निकली हुई है। वैसे ही हमारे पास में पहला उदाहरण आगे आ जाता है, जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं और बाकी सब हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यह बिल्कुल सीधी श्रृंखला में है। कार्बन के साथ में कोई शाखा नहीं निकली हुई है, तो इसका नाम होता है प्रोपेन। वैसे ही अब यहाँ पर 5 कार्बन वाले आ गए, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या देंगे हम? इसका नाम देंगे हम पेंटेन। पेंटेन यह संख्या के आधार पर रहते हैं। अब दूसरा आता है हमारे पास में शाखाओं वाली श्रृंखला, मतलब जैसे पेड़ की शाखाएं निकली हुई रहती है, वैसे इसमें कार्बन की शाखाएं, सीधी चेन तो रहेगी लेकिन इसमें शाखाएं भी रहेगी। जैसे यहाँ पर यह चित्र है, यह दे रखा है, ये कार्बन हो गया कार्बन हो गया कार्बन, सीधी श्रृंखला तो है, लेकिन यहाँ पर अन्य
शाखा निकल गई कार्बन की। चाहो तो इससे अलग अलग शाखाएं और भी निकाल लो, तो यह शाखाओं वाली श्रृंखला। वैसे इसमें इस कार्बन से 4 शाखाएं निकली हुई है अन्य कार्बन की। तो देखते हैं, ये हमारे पास में पहला, ये तो श्रृंखला वाला हो गया, मतलब इसमें सीधी श्रृंखला है, कोई शाखा नहीं लिखी हुई है। इसका नाम पेंटेन है क्योंकि 5 कार्बन उपस्थित है इसमें। अब इसमें देखो, यहाँ पर हमारे पास में शाखा निकली हुई है, कुछ इस प्रकार की बनी हुई है। जैसे यह कार्बन की सीधी श्रृंखला, तो यहाँ पर जो कार्बन होगा उसके साथ में एक श्रृंखला निकल गई, बाकी सब हाइड्रोजन हो गए। तो इस कंडीशन को हम बोलते आइसो। आइसो। तो वैसे ही हमारे पास में इसमें नाम भी दे दिया है आइसोपेंटेन। 5 तो कार्बन हो गए और आगे आइसो लगा दिया क्योंकि एक शाखा निकली हुई है। उसी प्रकार यहाँ दूसरा उदाहरण आ गया हमारे पास में। इसमें भी हमारे पास में कुछ इस प्रकार की संरचना आ रही है। ये तो कार्बन की चेन हो गई और बीच में जो कार्बन होगा उसके साथ में चारों तरफ, मतलब एक कार्बन से चारों तरफ अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं। और इस अवस्था के आगे, इस अवस्था का नाम लिखने के लिए नियो लगा देते हैं या नियो शब्द लिखते हैं। तो यह क्या हो गया, 5 तो कार्बन है, तो इस वजह से यहाँ पर नियो भी लिख रखा है। 5 कार्बन की वजह से पेंटेन, तो यह हो गया नियो पेंटेन। तो किस किस की बात की हमने, सीधी श्रृंखला की बात करी, शाखाओं की बात करी। अब एक और आती है संरचना हाइड्रोकार्बन की, वलय। तीसरा आता है हमारे पास में वलय वाली श्रृंखला, इसी को ही नाम बोल देते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन। मतलब वलय बिल्कुल रिंग की तरफ में, चक्र के रूप में हमारे पास में कार्बन उपस्थित हो। तो पहला इसका ही उदाहरण आ जाता है साइक्लोहेक्सेन। यह साइक्लोहेक्सेन में देखेंगे कार्बन तो हो रहे हैं हमारे पास में 3, कार्बन की संख्या आ रही है 6 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और इसमें हम देख रहे हैं केवल सिंगल बंध उपस्थित है, इस वजह से इस संतृप्त हो गया। और साइक्लोहेक्सेन मतलब बिल्कुल गोलाकार रूप में ही है। अगला उदाहरण है हमारे पास में बेंजीन। बेंजीन का सूत्र आ गया C6H6, मतलब जितने कार्बन है उतनी संख्या में हाइड्रोजन है तो यह गोलाकार ही है। तो कुछ इस अवस्था में 1 2 3 4 5 6 कार्बन जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम इसमें देख रहे हैं, इसमें हमारे पास में द्विबंध आ जाते हैं, द्विबंध उपस्थित होते हैं और इसका नाम हम बेंजीन दे रहे हैं, इसको बेंजीन भी बोलते हैं। द्विबंध उपस्थित होने के कारण असंतृप्त आ गया। तो मतलब कहने का ये तात्पर्य, वलय वाली श्रृंखला मतलब गोलाकार रूप में कार्बन उपस्थित हो। तो ये हमारे संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन पूरा हो जाता है। अब अगली कक्षा में इनका नामकरण देखेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे। कार्बन की अभिक्रिया भी बाकी है अभी, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कक्षा अच्छी लगी होगी। कक्षा अच्छी लगी हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस कक्षा को पहुँचाएं। चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।